हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपी साबात। हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 1 एनर्जी। आपका सिनेरियो और आपका सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन या ऊर्जा संरक्षण। तो अभी हम इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमें कहीं किसी भी चीज़ में अपना जो वर्क करने के लिए या विकास करने के लिए हमें उसका पास्ट पता होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ कमियाँ रह गई ताकि हम उनको सुधार सकें। तो फर्स्ट है आपका भारत में क्षेत्रवार ऊर्जा की खपत, सेक्टर वाइज एनर्जी कंजप्शन इन इंडिया। तो देखिए ये क्या है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है आपका कुल व्यावसायिक ऊर्जा खपत का लगभग 45% खपत करता है, जो 230 मिलियन टन है। ठीक है, MTOE मिलियन टन। ये आपका सोर्सेज जो है टेरी एनर्जी डाटा डायरेक्टरी एंड ईयरबुक मतलब इंडिया ईयरबुक से ये लिए गए हैं। ठीक है, 2007 के आंकड़े हैं ये। कृषि करता है आपका 16.76 ठीक MTOE और परसेंटेज 7%। 7% ऊर्जा खपत आपका कृषि क्षेत्र करता है। उद्योग क्षेत्र करता है 45%, जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं 102.94 MTOE के साथ। ट्रांसपोर्ट करता है आपका 18% 40.31 MTOE के साथ। आवासीय रेजिडेंशियल होता है आपका 31.44 MTOE मतलब 14%। व्यावसायिक कॉमर्शियल यूज़ में आती है आपकी 2% एंड अन्य ऊर्जा में आती है आपकी 16.54 यानी 7%। नॉन एनर्जी यूजेस में आपकी 8% ऊर्जा ख़त्म होती है। ये था आपका 100%। ठीक है, फिर आता है आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर। 16% की तीव्र दर से बढ़ रही है। क्या कि इस क्षेत्र की जो ऊर्जा खपत है प्रतिवर्ष 16% की तीव्र दर से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऊर्जा खपत भी बढ़ेगी, चाहे वो परिवहन हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो कृषि हो। जो चीन की दर के बराबर है, यह क्षेत्र लगभग 40% पेट्रोलियम उत्पादों का उपभोग करता है। मोटर चालित वाहनों, यात्री कारों का स्वामित्व जो 2007 में प्रति 1000 लोगों पर 13 वाहन था, जो 2007 में प्रति 1000 लोगों पर 13 वाहन था। आप इसका मतलब समझ रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ पे एनर्जी कैसे कंजर्वेशन हो सकता है एनर्जी का, कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि उतने ही पेट्रोल या डीजल में एक बस आपको वहाँ तक ले जाएगी और उतने में ही पेट्रोल डीजल में एक पर पर्सन अपनी कार से उतनी ही जो दूरी है वो तय कर सकता है। तो जो आपके पर्सनल ट्रांसपोर्ट बढ़ रहे हैं ये हमारी ऊर्जा खपत को भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और 2030 तक प्रति 1000 लोगों पर 93 वाहनों तक बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज सब लोग कार या एंड ऑल दैट ये सब पसंद करते हैं। क्यों? लेकिन इससे हमें सबसे बड़ा लॉस क्या है? आप देखेंगे बहुत सी कंट्रीज़ है जिनमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जमकर इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप साइकिल का यूज़ कीजिए अगर आपको पास की डिस्टेंस पर जाना है तो। इससे क्या होगा? हमारा एनर्जी कंजर्वेशन होगा। अच्छा, ये ना सोचें कि सब कहते हैं कि मेरे अकेले करने से क्या होगा। ठीक है, आपके अकेले करने से चाहे ऊँट के मुंह में जीरा मतलब इतना हो सकता है, लेकिन आपका जो अपना हिस्सा था, जो आप डेडिकेट करना चाहते थे या जो आपका जो समाज के ऊपर लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप उसे तो फील कर पाएंगे। आपको लगेगा हाँ मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की ना। तो इसलिए इस जो एनर्जी कंजर्वेशन है उसका ध्यान रखें। फिर आता है कि भारत में सड़क वाहन की जो आबादी है वो 2007 में 83 मिलियन थी, जो 2030 तक 300 मिलियन को पार करने की उम्मीद है। ठीक है, 2030 तक कुल परिवहन ऊर्जा की मांग में से सड़क वाहनों का 86% हिस्सा होगा। इसके बाद विमानन 9% होगा, रेलवे, समुद्री और अन्य का 5% होगा। फिर आता है आपका आवासीय, वाणिज्यिक, सेवा और कृषि क्षेत्र। ग्रामीण और शहरी परिवारों के ऊर्जा खपत के तरीके में व्यापक अंतर मौजूद है। ग्रामीण परिवार अपनी खपत के लिए क्या करते हैं? अपनी जो खाना पकाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरतों को 85% पूरा करने के लिए बायोमास पर निर्भर है, जबकि शहरी परिवार को खाना पकाने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए LPG का 56% हिस्सा मिलता है। अच्छा, अब ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता होगा कि उज्ज्वला योजना वगैरह है तो उससे भी गांव में भी LPG का अब ज़्यादा स्कोप हो गया है। भारत में लगभग 70% आबादी ग्रामीण है, जो तेल, गैस, बिजली आदि का केवल 42% हिस्सा उपयोग करता है। ये तो आप मानेंगे कि गांव के लोग कम बिजली खपत करते हैं जबकि शहर के लोग ज़्यादा करते हैं। आवासीय क्षेत्र में बिजली का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। घरेलू क्षेत्र में बिजली की कुल मांग में से 70% का उपयोग प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जाता है, जबकि तेल
राशि का रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए उपयोग किया जाता है, स्पेशली हेयर ड्रायर और जो इस तरह के अब जो विलासिता की चीज़ें हैं उन पर थोड़ा कम खर्च करना शुरू कीजिए एनर्जी का। विशेष रूप से वाणिज्यिक और सेवाओं की गतिविधि के लिए ऊर्जा की खपत वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, होटल, शॉपिंग मॉल, IT पार्क और उद्योग में उच्च विकास दर के कारण तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है। फिर आता है आपका जलवायु में ऊर्जा उपयोग का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन एनर्जी यूजेस इन क्लाइमेट। जब औद्योगिक गतिविधि में हाइड्रोकार्बन आधारित ईंधन के दहन से जो उत्पाद सामग्री उत्पन्न होती है उसमें से कई वायु प्रदूषक माने जाते हैं। प्रमुख पॉल्यूटेंट्स क्या हैं जो वायु पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं? वे हैं कण, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये सारे क्या हैं? आपके ऊर्जा उपयोग का प्रभाव है। जो कण निकलते हैं, जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, उनसे जो गैसेस निकलती हैं वो हमारे लिए हैं, वायुमंडल को करती हैं। और एरोसोल, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। एरोसोल भी एक होता है। एरोसोल क्या होता है? जो भी आपके बहुत छोटे छोटे मिनी पार्टिकल्स होते हैं 1 से 10 माइक्रोन के बीच में, ठीक है, तो वो आपके एरोसोल कहलाते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका कोयला, लिग्नाइट, बायोमास आदि जैसे ठोस ईंधन के दहन द्वारा आंशिक रूप से उत्पन्न पदार्थ मुख्य रूप से ईंधन में राख सामग्री से उत्पन्न होता है, मतलब फ्लाई ऐश, ये भी वायु पॉल्यूटेंट है। ठीक है, फिर आता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, मुख्य रूप से ईंधन में सल्फर सामग्री के कारण तेल और कोयले के दहन से होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन ईंधन के दहन के साथ ईंधन से और दहन हवा दोनों से भी जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन हमारी क्या इसमें पाई जाती है? वायुमंडल में भी पाई जाती है। SOx और NOx, SOx का मतलब है सल्फर के ऑक्साइड्स, ठीक है, और NOx का मतलब है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। दोनों उत्सर्जन को विश्व स्तर पर प्रमुख वायु प्रदूषक के रूप में पहचाना गया है क्योंकि ये अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से क्या होता है? H2SO4, जो सल्फर के ऑक्साइड किसके होता है? हाइड्रोजन के अणुओं के साथ मिलकर बनाते हैं। ये बहुत हार्मफुल होता है, जो समुद्री जीवों के लिए भी मछलियाँ मर जाती हैं। और ताजमहल का कलर जो येलो हो रहा है वो H2SO4 की वजह से ही हो रहा है, मतलब कह सकते हैं हम अम्लीय वर्षा एक मुख्य उसका कारण है। फिर है जो एक पर्यावरणीय समस्या है, बहुत बड़ा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन के मुख्य स्रोत हैं अपूर्ण दहन के कारण। ईंधन के दहन से एक और महत्वपूर्ण उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड में तो हमारा भी एक हिस्सा होता है ना। अच्छा, आपने सोचा कि ये सब चक्र हैं, जैसे कि कार्बन नेचर में पाया जाता है, ऑक्सीजन नेचर में पाया जाता है, चक्र के रूप में चल रहे हैं ना। जल जितना है उतना ही रहेगा, बस उसकी फॉर्म्स चेंज हो जाती हैं। जल में कमी से मतलब आप क्या समझते हैं? जल में कमी, पीने वाले जल में कमी है। जल हमारे पास बहुत है, तो वैसे ही क्या है कि जब हम क्या होता है, जितना पृथ्वी में चाहिए होता है उससे ज़्यादा हम उत्सर्जन करने लगते हैं और वो वायुमंडल कवर नहीं कर पाता है उस चीज़ को, या आप कह सकते हैं कि पृथ्वी उसको एडजस्ट नहीं कर पाती है, तो वो चीज़ उसमें सांद्रण बढ़ जाता है। जैसे आप कह सकते हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा आपका 2100 तक। ये 2 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है एवरेज। तो इससे क्या होगा, हमारा 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने पर ही जो बढ़ जाएगा हमारा औसत पृथ्वी का ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, हमारे जो समुद्री पारितंत्र है, ठीक है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस पर फाइटोप्लैंक्टन्स जो है नहीं बनेंगे और इसकी वजह से जो छोटी मछलियाँ उन पर जीवित रहती हैं वो भी नहीं होंगी। वो नहीं होंगी तो बड़ी मछलियाँ नहीं होंगी, बड़ी मछलियाँ नहीं होंगी तो व्हेल, शार्क जैसी मछलियाँ नहीं होंगी। और समुद्री पारितंत्र का पूरी तरह से अगर ऐसा हुआ तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई एक पारितंत्र दूसरे पारितंत्र के बिना रह सकता है? ठीक है, तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है। वैश्विक महत्व के कुछ प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे, अम्ल वर्षा, जैसे कि आप जानते हैं, ओजोन परत रिक्तीकरण, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर आता है आपका एसिड रेन। आपका क्या होता है? देखिए, जीवाश्म ईंधन के दहन से सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निकलने के कारण एसिड बारिश होती है, जो फिर वातावरण में जलवाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं।
प्रभाव क्या होता है, झील, नदी और मिट्टी का अम्लीयकरण हो जाता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव, धातुओं को निकालने, उदाहरण के लिए एल्युमिनियम जो पौधों के पोषक तत्व होता है उसको धो देता है। वन्य जीवों की हत्या हो जाती है, पेड़, फसल, जलीय पौधे और जानवर पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। निर्माण सामग्री, पेंट और मूर्तियों का क्षय होने लगता है। स्वास्थ्य समस्याएं, श्वसन, त्वचा और आँखों में जलन। ठीक है, तो ये एसिड रेन के इफेक्ट हैं। एक आप कह सकते हैं ताजमहल का जो पीला होने की समस्या है वो एसिड रेन की वजह से ही है, तो ये हमारे पर्यटन में कमी ला सकता है। फिर आता है ओजोन परत की कमी, ओजोन लेयर डिप्लीशन। अच्छा, ये क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टॉपिक बहुत ही वाइड है। ठीक है, थैंक यू क्लास।